हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड का भूगोल है। ये पहला पाठ है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये जो पूरा पुस्तक है वो मानव भूगोल है, उसमें पहला पाठ है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। देखिए इसमें क्या आपको पढ़ना होगा। इस पाठ में भूगोल एक विषय के रूप में मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति, ये सभी टॉपिक पढ़ने होंगे। इसमें से कौन से टॉपिक प्रसिद्ध हैं, किससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला है मानव भूगोल की परिभाषा। इसके बाद आता है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ग्रिफिथ टेलर का नवनिश्चयवाद, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद आपका 3 नंबर का पूछा जाता है मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। इसके अलावा जितनी टॉपिक आपको दिख रही हैं उन सभी लोगों को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर आप इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, लगभग 85 के एवं। देखिए भूगोल एक विषय के रूप में ये आपका कक्षा 11 का पहला पाठ है। ये इसमें एक छोटा सा टॉपिक दिया है। तो अगर भूगोल एक विषय के रूप में जानना है तो इसकी सही परिभाषा क्या होगी, मैं जितना बताते जा रहा हूँ आप लोग उसके नोट कर लीजिए, उसे एक नोट्स बना लीजिए। बहुत ही अच्छा, मैं आपको इस पाठ में जो पढ़ना है आपको वही चीज़ बताऊँगा, फालतू चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। तो देखिए भूगोल एक विषय के रूप में पहले आपको कौन सी परिभाषा लिखनी है, इसके बाद इसको लिखना होगा। तो पहले आपको देखिए ये चीज़ लिखना होगा। एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन समस्त तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषण प्रदान किया। यानी अगर एक विषय के रूप में भूगोल आया तो उन भूगोल में किसका अध्ययन करना है, मानव के, पृथ्वी जो है वो मानव के घर के रूप में अध्ययन करना है। यानी जो पृथ्वी है उसको मानव के घर के रूप में अध्ययन करना है। और क्या करना है, उन समस्त तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषण प्रदान किया, यानी जिन्होंने मानव को जीवित रखा है। यानी फल, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जल, वायु, ये सब का अध्ययन आपको करना होगा। इसके बाद इतना लिखने के बाद आप इस परिभाषा को लिखेंगे। ये सामान्य तौर से भूगोल की परिभाषा है। भूगोल शब्द हिंदी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। देखिए ये थोड़ा अलग लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो आप परिभाषा लिख लीजिए कॉपी पर, वही सबसे अच्छा परिभाषा है। तो आप लिख लीजिए भूगोल जो है हिंदी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। तो पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसके बाद अगर आप और जानकारी के लिए लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। भूगोल जो है अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ज्योग्राफी, यानी जो ज्योग्राफी है वो पर्यायवाची शब्द है किसका, भूगोल का। हिंदी में भूगोल कहते हैं, इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। तो इस शब्द की उत्पत्ति जो ज्योग्राफी की है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफोज। कहीं कहीं पर ये ग्राफोज है तो कहीं कहीं पर ये ग्राफिया है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या लिखना ही क्या कहलाता है, भूगोल। इसमें बस आपको इतनी ही चीज़ पढ़ना है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसे आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आप परीक्षा में इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। ये बस आपके नॉलेज के लिए है। अब मैं आपको बताऊंगा मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपके सामने देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप चतुर्भुज मौर्य का एक साइड बुक जरूर ले लें। तो देखिए इसमें सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये सब केवल नॉलेज के लिए रहता है। आप बोर्ड एग्जाम में कैसे नंबर उठाएंगे उन सब के लिए ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सब टीचरों को पढ़ने के लिए होता है। ये भी देखिए भूगोल का अध्ययन जरूरी क्यों, तो देखिए ये भी आपके नॉलेज के लिए है, इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी को सदैव मानव के आवास के रूप में देखा जाता है। इसी दृष्टि से विद्वानों ने भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन कहा है। अब देखिए पृथ्वी का भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण समान नहीं है, उससे विविधताएं विद्यमान है। भूगोल हमको इन्हीं विविधताओं को समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों का अन्वेषण की क्षमता का प्रदान करता है, जिसके लिए हमें भूगोल का अध्ययन करना जरूरी है।
तो ये आपके नॉलेज के लिए है। सही चीज़ आपकी शुरुआत होती है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो है मानव भूगोल। ये पूछेगा मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो पहले आप एक छोटा सा टॉपिक आप समझ लीजिए कि मानव भूगोल के कितने अंग होते हैं। अगर पूछ दिया गया 1 नंबर का, तो मानव भूगोल का कितने अंग होते हैं, तो भौतिक वातावरण, मानव और सांस्कृतिक वातावरण। ये आपके बहुविकल्पी में पूछा जाएगा कि मानव भूगोल के कितने अंग हैं, तो वहाँ पर दिया रहेगा ये तीनों, तो आप तीनों को लगा देंगे। कौन कौन से हैं? भौतिक वातावरण, मानव और सांस्कृतिक वातावरण। अब मैं सीधे आपको मानव भूगोल की परिभाषा बताता हूँ जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं वही चीज़ बताऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आपको मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़नी है। तो देखिए, ये सभी चीज़ आपको बीच का नहीं पढ़ना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। क्या है? संश्लेषित अध्ययन है या अध्ययन है। तो ये किसके अनुसार है? रैटजेल के अनुसार। आप इसे याद कर लीजिए। मानव भूगोल जो है मानव समाज, जैसे हमारा अपना समाज है, जैसे हम अपने समाज में रहते हैं, और धरातल, जिस धरती पर हम रहते हैं, उसके बीच क्या है? संबंधों का अध्ययन है। क्या? मानव भूगोल। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये परिभाषा है रैटजेल के अनुसार। आप एक ही परिभाषा लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, अगर पूछा जाएगा रैटजेल के अनुसार, तो रैटजेल की परिभाषा लिखनी है। अगर एलन सी सिंपल की बोला है, तो एलन सी सिंपल की परिभाषा लिखनी होगी। इनकी परिभाषा क्या है? देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इनका कहना है कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी सदैव गति करती रहती है या सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और उस पर क्रियाशील मानव, और जो मानव पृथ्वी पर रहता है वह कुछ ना कुछ जरूर करता है। जैसे हम हैं और आप हैं, तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई होगा खेल रहा होगा, यही बात ये बोल रहे हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच क्या? परिवर्तनशील संबंध। हमारा जो पृथ्वी के संबंध है वो परिवर्तन होता रहता है दिन प्रतिदिन, तो उसी का अध्ययन क्या? मानव भूगोल कहलाएगा। ये एलन सी सिंपल के अनुसार है। तीसरी आता है पाल विडाल डिला प्लास। इसमें से आपको कोई एक ही परिभाषा लिखनी होगी। यदि वो बोल रहा है रैटजेल की, तो रैटजेल की लिखनी है, नहीं तो आप अपने मन से इन तीनों का कोई एक परिभाषा लिख देंगे। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीव के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। इतनी बात आपको नहीं समझ में आई होगी, मुझे मालूम है। देखिए अब कैसे आपको समझ में आई। तो ये क्या कह रहे हैं पाल विडाल डी लाप्लास, कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसको भी नियंत्रित करते हैं। कौन? भौतिक नियम। तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों, यानी इस पर जो जीव हैं, यानी हम लोग भी जीव हैं, पक्षी, बंदर, ये सब क्या है? जीव हैं। अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, यानी हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा उस पर रहने वाले जीव जंतुओं के मध्य संबंधों का क्या है? या अध्ययन है। या किसके अनुसार है? या पाल विडाल डी लाप्लास के अनुसार है। हालांकि इनकी परिभाषा बहुत ही कम पूछी जाती है। 2020 के बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया था वो रैटजेल के अनुसार था, और एलन सी सिंपल, यानी जो 2020 में मॉडल पेपर बनेगा 2019 में, तो ये पूछा गया था। 2020 में भी पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि मानव भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आपको क्या पढ़ना है? मानव भूगोल की प्रकृति। ये कभी कभार आपको दे देता है कि मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में लिखिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मानव भूगोल प्रकृति क्या है। आप मानव जो है वो क्या है? प्रकृति में रह रहा है, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है वो क्या है? प्रकृति ही तो है। पेड़ पौधे क्या है? प्रकृति है। तो देखिए वही इसका कहना है कि मनुष्य विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में बड़े बड़े परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। जैसे गाँव का निर्माण करता है, नगरों, सड़कों व रेलों व जाल उद्योगों, खेत पत्तन, दैनिक उपयोगों का निर्माण कर इसी में अपना जीवन निर्वाह करता है। में उपयोग में आने वाली वस्तुओं, भौतिक, सांस्कृतिक, अन्य सभी तत्व सांस्कृतिक भूदृश्य के अंग हैं। यानी यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया है कि मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करते हैं। ये मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव जो है वातावरण में रहता है, वह वातावरण के साथ मेल रखते हुए विभिन्न प्रकार के खोजबीन करता रहता है।
वह मानव जो है वह प्रकृति से ही एक सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। इसमें आपको यही सब चीज़ें लिखनी होती है मानव भूगोल की प्रकृति में। अगला टॉपिक है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का, जो कि हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण दोनों एक ही साथ कभी पूछे जाते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मानव का प्रकृतिकरण लिखिए, अगर 6 नंबर का आता है तो ये दोनों पूछ दिया जाता है। तो ये देखिए बहुत ही सरल है। मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं लेक्चर दूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ निशान, आप लोग इसे देखते रहिएगा। तो देखिए मानव जो है, मानव शुरुआती अवस्था में क्या था? जब पृथ्वी पर जन्म लिया तो वो आदिम था, वह जंगली था, उसमें कोई ज्ञान नहीं था। तो जब प्रकृति में वर्षा होती थी, उसके वातावरण जो उसके चारों तरफ हुआ वातावरण देखता था, वह उससे भयभीत हो जाता था। रात को वो डरता था। जब वर्षा होती थी तो वह सोचता था ये ऊपर से बारिश कैसे होने लगी है। जब बादल गरजते थे तो उनसे भी वो डर जाता था। तो वह क्योंकि मानव जो था वह आदिम अवस्था में था, उसे इस सब चीज़ों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वह प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी का स्तर भी क्या था? अत्यंत निम्न था। सामाजिक विकास की अवस्था भी क्या थी? आदिम थी। प्रौद्योगिकी विकास की तत्कालीन अवस्था में मानव अपने प्रकृति वातावरण के साथ पूरी तरह सामंजस्य स्थापित कर लिया, यानी वह अब प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वह प्रकृति की शक्तियों, यानी जो बादल गरजते थे, पानी बरसते थे, भूकंप आते थे, उनको वो प्रकृति की शक्तियों का मानकर उसका पूजा करने लगा। इन सभी मानवीय क्रियाओं को, इन सभी प्रकृति और मानवीय क्रियाओं को ही हम मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्रकृति का मानवीकरण। आपको मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जब मानव पृथ्वी पर जन्म लिया तो वो आदिम था, उसके पास प्रौद्योगिकी का विकास एकदम निम्न था, सामाजिक विकास की अवस्था भी एकदम आदिम थी। वह जो प्रकृति में बादल गरजते थे, बिजली गरजती थी, वर्षा होती थे, इन लोगों इस सब चीज़ों से वह भयभीत हो जाता था। इनको वह प्रकृति की शक्ति मानकर इसकी पूजा करता था। इन्हीं सब मानवीय क्रियाओं को मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। अब देखिए प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। इसे आप लोग यहाँ से देखेंगे। अब आपको मैं बता रहा हूँ प्रकृति का मानवीकरण। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, लोग पर्यावरण तथा प्रकृति के बलों की, यानी प्रकृति की शक्ति जो उसे शक्ति समझता था, प्रकृति के नियम को अच्छी तरह समझने लगा। अब वह प्रौद्योगिकी का विकास कर अपना सामाजिक व सांस्कृतिक भी विकास कर लिया। अब वह प्रकृति के शक्तियों से डरता नहीं था, यानी अब अगर वर्षा होती थी, गर्मी होती थी, जाड़ा पड़ता था और भूकंप आते थे, वह उनसे डरता नहीं था। वह समझ गया कि इन कब वर्षा होती है, कब जाड़ा होता है, कब भूकंप आता है, इन सभी चीज़ों से अब वह डरता नहीं था। अब वह धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास कर चुका था, उसमें भी समझ आ चुका था, उनमें भी एक समाज का वातावरण का निर्माण कर चुका था। इन्हीं सब मानवीय क्रियाओं को हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं और मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं। अब देखिए इस पाठ में 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए उस निश्चयवाद किसे कहते हैं, संभववाद किसे कहते हैं और नव निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो देखिए नव निश्चयवाद जो है इसी को ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना भी कहते हैं। इसे मैं इन दोनों को बताने के बाद बताऊंगा। पहले आप इन दोनों की परिभाषा को नोट कर लीजिए। निश्चयवाद किसे कहते हैं? मानव भूगोल की वह विचारधारा जो मानव शक्तियों की अपेक्षा प्रकृति शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करती है, उसे हम निश्चयवाद कहते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि जब मैं आपको बताया था मानव का प्रकृतिकरण या उससे संबंधित है, यानी जब मानव आदिम था वह प्रकृति से डरता था, वही इसमें बात कहा है कि मानव भूगोल की वह विचारधारा जो मानव शक्तियों की अपेक्षा, यानी मानव शक्तियों को कम प्रधानता देता था और प्रकृति शक्तियों को ज़्यादा, यानी प्रकृति की शक्ति मानव की शक्ति से बड़ी थी।
इसी को नवनिश्चयवाद कहते हैं। बात देखिए संभववाद है। संभववाद देखिए इसे आप जरूर नोट कर लीजिए, इन सभी परिभाषाओं को जो मैं बोल रहा हूँ बहुत बार ये पूछे जाते हैं। मानव भूगोल की वह विचारधारा जो प्रकृति शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करती है उसे हम संभववाद कहते हैं। यानी अब प्रकृति शक्ति से ज़्यादा अब मानव की शक्ति को प्रधानता दी जाती है, इस विचारधारा को हम संभववाद कहते हैं। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, मानव भूगोल की वह विचारधारा जो प्रकृति शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार की जाती है वह है संभववाद विचारधारा। अब नवनिश्चयवाद किसे कहते हैं ये इसे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद या ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना है। इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको जानते हैं कितना पढ़ना है, जो यहाँ से लेकर मैं अंडरलाइन किया हूँ यहाँ तक, बस यही आपको इतना पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछे नवनिश्चयवाद किसे कहते हैं, मानव भूगोल की वह विचारधारा जो ना तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना और ना ही प्रकृति की दास्ता को स्वीकार करना बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है, उसे हम नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। ये जो नीचे दिया रहता है या टीचरों के लिए रहता है जिससे वो अच्छे से पढ़ लें और बच्चों को समझा सकें। अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो मैं पढ़ा देता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कितना पढ़ना है मैं वही आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादा समय ना गंवाएं। इस बार कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही लेट पढ़ाई हो चुकी है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से एक बार और देख लीजिए इसके बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर थे। ये 1920 के दशक में निश्चयवाद की आलोचना के बाद या नवनिश्चयवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किए थे। इसमें देखिए क्या है, एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, ये जो मैं अब बता रहा हूँ ये आपके नॉलेज के लिए है। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी अवधारणा को इन शब्दों में व्यक्त किया है, मनुष्य किसी भी देश के विकास की गति को जो है तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है, उसे अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर है तो प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दिशा से टूटन नहीं जाना चाहिए। यानी अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेगा, जैसा प्रकृति है वह उसके साथ एक व्यवहार की तरह से उसके साथ बिहेव करेगा, जिससे वह प्रकृति के नियमों का भी पालन करके प्रकृति के संसाधनों का उपयोग आराम से कर सकेगा। अब इसके ये तो आपके नॉलेज के लिए था। अब देखिए आपको एक टॉपिक और पढ़नी है। ये टॉपिक है आपका समय के गलियारों से मानव भूगोल का मानव विकास का विकास क्रम। अभी देखिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये कभी कभार आ जाता है तो 6 नंबर का आता है। ये छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, आता भी है तो 6 नंबर का आता है, लेकिन जल्दी नहीं आता है। आपको इतना जो मैं बताया हूँ मानव भूगोल की परिभाषा और मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना और निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद जो ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना है, इन सभी को बस पढ़ना है। केवल इन सभी को, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ क्या है ये। कभी अगर मान लीजिए आ गया तो आराम से आप लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। समय के गलियारों में मानव भूगोल, मानव विकास क्रम एवं उपागम, ये इसका कहना है कि समय के साथ साथ मानव भूगोल कैसे विकास क्रम हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, किसका, मानव भूगोल का। तो देखिए जब मानव 15वीं या 16वीं शताब्दी में था, उसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों के बारे में नॉलेज नहीं था। वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कभी ज़्यादा आना जाना उसका नहीं रहता था। तो देखिए क्या हुआ, इसे समझने के लिए आपको निम्न 4-5 पॉइंट आपको समझना होगा। तो पहला पॉइंट है देखिए प्रारंभिक उपनिवेश काल। इसमें क्या हुआ कि मानव भूगोल के विकास का आरंभिक उपनिवेश काल का यह समय 15वीं से 17वीं शताब्दी का माना जाता है। इस काल में मानव भूगोल अध्ययन में अन्वेषण का मतलब यहाँ पर है खोज वोज करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, वो देखते थे कि क्या दूसरे जगह पर भी मेरे जैसा देश है। इसका प्रारंभ हुआ प्रारंभिक उपनिवेश काल में। यहाँ पर व्यापार का भी विस्तार हुआ। अब दूसरा पॉइंट है आपका उत्तर उपनिवेश काल। यहाँ पर देखिए उत्तर उपनिवेश काल है। इसमें क्या हुआ कि जब वो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए, जैसे मैं भारत से चला गया अमेरिका, तो मैं वहाँ पर देखा भारत में
कुछ दूसरे प्रकार की खेती की जाती है, अमेरिका में दूसरे प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ की मिट्टी दूसरी है, वहाँ की मिट्टी दूसरी है। यहाँ पर पेड़ छोटे पाए जाते हैं, अमेरिका में पेड़ बड़े पाए जाते हैं। इन सभी का क्या हुआ, विकास उत्तर उपनिवेश काल में हुआ। इसके बाद देखिए अंतर युद्ध अवधि के मध्य 1930 का दशक। इसमें देखिए क्या हुआ, जब वो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बारे में गए, यहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए तो वहाँ पर उन्होंने खोजबीन किया कि किस कारण ये अलग है। क्यों भारत का पेड़ छोटा पाया जाता है तो अमेरिका का पेड़ बड़ा पाया जाता है। क्यों यहाँ का जो पर्यावरण है वो अमेरिका के पर्यावरण से क्या है, अलग है। इन सभी का आरंभ यानी इन सभी का खोज किसमें हुआ, अंतर युद्ध अवधि के मध्य 1930 के दशक में। 1950 का दशक में क्या हुआ, कंप्यूटर का विकास हुआ और जो आंकड़े थे, जो मानचित्र थे, उन लोगों वो सब अब कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से बनाए जा सके, जिससे लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आराम से व्यापार कर सकते थे मानचित्र के माध्यम से। तीसरी क्या आती है, 1970 का दशक। इस समय अवधि में मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल का अध्ययन के चलते मानव भूगोल में सन 1970 के दशक में 3 नवीन विचारधाराओं का उद्भव हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका पूछता है ज़रूर, 2 नंबर का ही पूछता है, चाहे इसमें से मानवतावादी विचारधारा पूछे, चाहे अमूलवादी पूछे, चाहे व्यवहारवादी विचारधारा पूछे। ये भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं इसको बता दूं नीचे वाला, इसके बाद मैं उसको विस्तार से बताता हूँ कि मानवतावादी विचारधारा क्या है, अमूलवादी विचारधारा क्या है एवं व्यवहारवादी विचारधारा क्या है। तो इसके नीचे देखिए है 1970 का दशक के पश्चात। ये आपका ज़्यादा फेमस नहीं है, इसमें बस प्रत्येक स्थानीय संदर्भ के समय में महत्व पर जोर दिया गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक स्थानीय संदर्भ यानी प्रत्येक स्थान के बारे में समझना, वहाँ की गुणवत्ता, वहाँ के लोग कैसे हैं, इन सभी के बारे में समझने पर बहुत जोर दिया गया। अब मैं आपको मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधारा के बारे में बताता हूँ। इसका परिभाषा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, उसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस बुक में तो थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं अच्छा परिभाषा बता रहा हूँ। देखिए, मानवतावादी विचारधारा किसे कहते हैं, मानव भूगोल की वह विचारधारा जो कल्याण से संबंधित हो। वह कल्याण कैसा हो, सामाजिक कल्याण हो। अब देखिए, इसको यहाँ से आप बनाएंगे, सामाजिक कल्याण से संबंधित विचारधारा जो है उसे हम मानवतावादी विचारधारा कहते हैं। यानी मानव भूगोल की वह विचारधारा जो सामाजिक कल्याण से संबंधित रखती है उसे मानवतावादी विचारधारा कहते हैं। एक बार और आप लोग देखिए, मानव भूगोल की वह विचारधारा जो सामाजिक कल्याण से संबंध रखती है उसे मानवतावादी विचारधारा कहते हैं। इसे आप लोग कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिए। अब देखिए, अमूलवादी विचारधारा, मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसके अंतर्गत निर्धनता के कारण बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, वह अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहलाती है। यानी इसमें जो है मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसके अंतर्गत निर्धनता, जब लोग निर्धन हो जाते हैं तो यानी अगर कोई अमीर है, कोई निर्धन है, तो अमीर व्यक्ति निर्धन को हे दृष्टि से देखता है कि भाई तू गरीब है, तू मुझसे दूर रहा, नहीं तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो ये सब आपका अध्ययन अमूलवादी विचारधारा में आता है। ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में है। इसे आपको अच्छे से पढ़ना हो तो इनका जो विचार है उसको आप पुस्तक खोलिए, उसमें अच्छे से इसका विवरण दिया गया है। इसके बाद आता है व्यवहारवादी विचारधारा, मानव भूगोल की वह विचारधारा जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर अधिक बल दिया जाता है, उसे व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो भी वो भी अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही छोटा है, बस आपको याद रखना है। मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र, तो देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं एवं उसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, यही आपको देखना है। इसमें देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, निम्नलिखित आप में
6 दिए हैं, जिसमें से पहला है सामाजिक भूगोल, यानी मानव भूगोल के क्षेत्र में पहला कौन सा क्षेत्र है, सामाजिक भूगोल। अब देखिए सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र पूछे जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछ देगा सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए व्यवहारवादी भूगोल, इसके बाद सामाजिक भूगोल है, फिर सामाजिक कल्याण का भूगोल है, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, अवकाश भूगोल, चिकित्सा भूगोल, संस्कृति भूगोल। ये क्या है, सामाजिक भूगोल के ये सब उपक्षेत्र हैं। और मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सामाजिक भूगोल है। अब देखिए इसके बाद आता है मानव भूगोल का दूसरा क्षेत्र आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, ये है मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के निम्नलिखित क्षेत्र हैं जो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, आपकी बुक में 6 दिए हैं। तो पहला है सामाजिक भूगोल, अगर पूछा जाएगा मानव भूगोल के क्षेत्र लिखिए तो पहला है सामाजिक भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल। तो अभी मैं आपको और नीचे बताता हूँ। तो देखिए अगर मानव भूगोल के क्षेत्र पूछा जाए तो सामाजिक भूगोल बताइएगा, आर्थिक भूगोल बताइएगा। लेकिन अगर मानव भूगोल के उप क्षेत्र पूछ दिया जाए या सामाजिक भूगोल के क्षेत्र पूछ दिया जाए तब आपको ये चीज़ बताना है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक भूगोल और सामाजिक कल्याण का भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, अवकाश भूगोल, चिकित्सा भूगोल, संस्कृति भूगोल। ये आपको याद रखना है। अगर मानव भूगोल का क्षेत्र पूछता है तो आपको सामाजिक भूगोल लिखना है, अगर मानव भूगोल का उप क्षेत्र पूछता है तो आपको इसको लिखना होगा, और अगर सामाजिक भूगोल के क्षेत्र पूछता है तो भी आपको इसी को लिखना है। अब मैं आपको आर्थिक भूगोल बताता हूँ। ये भी देखिए मानव भूगोल का ही क्षेत्र है, दूसरा है आर्थिक भूगोल। तो इसमें पहला अगर पूछ दिया जाए मानव भूगोल के क्षेत्र तो दूसरा लिखेंगे आर्थिक भूगोल, और पूछ दिया जाए मानव भूगोल के उप क्षेत्र तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार भूगोल, पर्यटन। तो अगर और एक चीज़ पूछा जाए कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र लिखिए तो भी आप इन्हीं को लिख देंगे। इसके बाद तीसरा आता है राजनीतिक भूगोल। ये क्या है, मानव भूगोल का क्षेत्र है। अब पूछा जाए अगर राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र लिखिए तो निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। अगर पूछा जाए मानव भूगोल के उप क्षेत्र लिखिए तो निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। आपको ये चीज़ समझना होगा कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं और मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता जा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आपका आता है कौन सा, नगरीय भूगोल। फिर इसके बाद आता है जनसंख्या भूगोल, फिर इसके बाद आता है आवास भूगोल। ये सब क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। तो आप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पाठ को समझा दिया। एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, ये भी आपको पूछ दिया जाता है द्वैतवाद किसे कहते हैं। तो द्वैतवाद से आशय जो है किसी विषय का 2 भागों या शाखाओं में विभक्त हो जाना, इतना आप लोग जानते रहिए। द्वैतवाद किसे कहते हैं, द्वैतवाद से आशय किसी भी विषय का 2 भागों या शाखाओं में टूट जाना ही क्या कहलाता है, द्वैतवाद कहलाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं बताया हूँ कि मानव भूगोल की परिभाषा सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर इसके बाद आपका है संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद इम्पॉर्टेंट है, ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना इम्पॉर्टेंट है, प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब वीडियो समझ में आया होगा और हमारा बताया हुआ समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो दोस्तों तो इसी तरह के लेक्चर पाने के लिए, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।